Good morning, students. Myself Tarun Sharma, your chemistry teacher. I will conduct your chemistry classes online or give you some videos to help in your studies. Please read or learn or listen very carefully so that there will no doubt to proceed in the sections. If you have any doubts, please give your questions or doubts on my WhatsApp number 9468005706. Any query you want to know. Let's start our classes. तो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. तो दिमाग में आ रहा होगा कि मैटर क्या चीज़ है, क्या होता है मैटर. तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं अपने आस पड़ोस में. सब चीज़ किसी ना किसी चीज़ से बनी है और क्या है, क्यों ये आई हैं, कहाँ से आई हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं. कभी इससे चेंज हो जाती है, किसी की नहीं होती है. तो ऐसा क्या होता है. तो सबसे पहले बात ज़रूरी ये है कि जो भी चीज़ इस यूनिवर्स में है या आप जानते हैं वो सब क्या है, वो सब मैटर है. वो सब क्या है, मैटर है. तो डेफिनेशन बनती है मैटर की, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. बी केयरफुल, रीडिंग बहुत ज़रूरी है और डेफिनेशन भी आनी चाहिए. और ये पढ़ी है आपने, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. एयर एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सुगर एंड सैंड, silver and steel, copper and gold, carbon and sulfur, rock and minerals are all different kinds of matter because all of them occupy space, that is they have volume and mass. So if we look around us, we can see a large number of things of different shapes, sizes and textures. Many of these things are used by us in our daily life. For example, we eat food, drink water, breathe in air and wear clothes. So are all examples of matter. The only condition for something to be a matter, किसी चीज़ को अगर मैटर कहना है तो उसके लिए दो कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं और वो हैं कि इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. ओके. मैटर कैन बी क्लासीफाइड नंबर ऑफ वेज. मैटर को हम बहुत तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. पहले ये माना जाता था कि ये जो मैटर है इट इज़ मेड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं. क्या कहते हैं? पंच तत्व. कि सारी चीज़ें चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है वो बनी है एयर, वायु, अर्थ, पृथ्वी, फायर, अग्नि, स्काई, आकाश एंड वाटर, जल. तो इन 5 चीज़ों से मिलकर ये सारी चीज़ें बनी हैं, चाहे वो जीवित हैं चाहे वो अजीवित हैं, निर्जीव हैं. अगला आता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो मैटर के ऊपर डिस्कवरीज होती रहीं, इन्वेंशंस चलती रहीं. तो आज के टाइम पर मॉडर्न अगर बात करें मॉडर्न डे की, तो साइंटिस्ट ने मैटर को 2 तरह से क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़. यानी कि उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, वो दिखाई कैसे देते हैं, भौतिकी कैसे होते हैं. भौतिक होता है फिजिक्स. तो हम बात करें तो वो कैसे दिखाई देते हैं, तो इस चीज़ के बारे में. और दूसरा है केमिकल, वो किस चीज़ से बने होते हैं, यानी उनके बीच में बॉन्डिंग किसकी है, वो आपस में जुड़े कैसे होते हैं. तो बात आती है मैटर इज़ मेड ऑफ स्मॉल पीसेस और टेनी पीसेस. ये मैटर जो होता है, हर मैटर किसी न किसी छोटी चीज़ से बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं. सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जितनी भी हमारी चीज़ पास हैं वो सब किसकी बनी हुई हैं, पार्टिकल्स की बनी हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल रेन ड्रॉप, अगर हम छोटी सी बूंद लें बारिश की तो उसके अंदर भी 10⁻21
पार्टिकल्स होते हैं किसके, वाटर के। तो पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल। हो सकता है कि जो मैटर बना हुआ है उसके अंदर एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, 4 करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैटर की। पहली है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सबसे पहले जो आता है वो है पार्टिकल। क्या आता है, पार्टिकल की जो होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि भाई साइज छोटा होता है, तो इसको करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या करते हैं, वी टेक 2 or 3 स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट जिसका फॉर्मूला है KMnO4 एंड डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। उसे 100 ml ऑफ वाटर में डाल देते हैं। जब डाल देते हैं तो वी गेट ए डीप पर्पल कलर सॉल्यूशन हमें मिलता है ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट इन वाटर। तो उसका कलर कैसा हो जाता है, डीप पर्पल कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। नाउ वी टेक नेक्स्ट बीकर 100 ml ऑफ डीप सॉल्यूशन फ्रॉम द प्रीवियस बीकर। इस वाले बीकर से इस नए वाले बीकर में हम 10 ml सॉल्यूशन लेंगे और उसमें एंड मिक्स 90 ml ऑफ वाटर इन इट। हम उसमें 90 ml क्या मिला लेंगे, वाटर मिला, ताकि सॉल्यूशन कितना रहे 100 ml। तो इस तरीके से हम बार बार पहले वाले में से 10 ml लेंगे, नए वाले में 10 ml डालकर और 90 ml पानी मिलाकर क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पर कि पानी का कलर बहुत हल्का हो जाएगा, कि इट विल बिकम लाइट पिंक। क्या जाएगा, लाइट पिंक। जो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ लास्ट पर भी एक कुछ ना कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, किसकी, पोटाशियम पर मैग्नेट की, जिसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो गया, पिंक कलर का हो जाता है। ईच पोटाशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल itself must be made up of millions of small particles which keep on spreading and imparting color to the more and more of water on dilution। कहने का मतलब है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत सारे लाखों पार्टिकल से बने होते हैं जो उसके अंदर फैलते हैं और अपना कलर उसका मीटर में डाल देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, दैट इज करेक्टरिस्टिक आती है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनमें क्या होता है, स्पेस होता है। अब स्पेस होने का मतलब तुम्हारे बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें आता है, आप पानी लीजिए और उसमें चीनी को डिजोल्व कर दीजिए, पानी में चीनी को डिजोल्व कीजिए, तो आप थोड़ी देर बाद देखते हो कि चीनी क्या हो जाती है, घुल जाती है। रीज़न सिर्फ यही होता है कि पानी के अंदर जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो गैप होता है, और गैप होने की वजह से द पार्टिकल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इनसाइड देम उनके बीच में चले जाते हैं। The fact that there is no change in volume on dissolving sugar in water tells that there are spaces between the particles of water। हमने क्या जाना कि जिस दौरान हमने शुगर को मिलाया था पानी में, तो उसका क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। वो सिर्फ यही बताता है कि भाई उनके बीच में स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी बात और पता चलती है कि पार्टिकल्स इन वाटर नॉट टाइटली पैक्ड, दे आर समवॉट लूज हैविंग स्पेस इन बिटवीन देम। कि पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस होता है। क्यों होता है स्पेस, क्योंकि वो लूजली पैक्ड होते हैं। अगली प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक आता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। वो हमेशा ही मूव करते रहते हैं। इनके लिए 2 प्रोसेस आते हैं आपके लिए। सबसे पहला आएगा डिफ्यूज़न और दूसरा आएगा ब्रोमीन मोशन। क्या आता है, ब्रोमीन मोशन। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न का मतलब होता है किसी भी गैस का मिल जाना, पार्टिकल्स में मिल जाना, पार्टिकल्स का मिक्स हो जाना आपस में, 2 सब्सटेंस के पार्टिकल्स का मिक्स हो जाना। मान लीजिए अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं एक कोने में, तो कुछ समय बाद पूरे कमरे में उसकी महक हो जाती है। तो उस महक का होना क्या होता है, उस महक का होना ये होता है कि उसके जो पार्टिकल्स से, अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स से, वो आपकी एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए, और जैसे जैसे एयर मूव करती रहती है तो वो पार्टिकल्स भी मूव करते रहे और पूरे कमरे में उनकी महक पहुंच जाती है। दिस प्रोसेस इज डिफ्यूज़न। व्हाट इज डिफ्यूज़न?
मतलब स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस विद द अदर सब्सटेंस विद इट्स मूविंग कांस्टेंट, वो मूव करते रहते हैं। दूसरा एग्जांपल आता है, अगर हम क्या करें 100 ml का एक बीकर लें और उसके अंदर उसके बॉटम पर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट इज CuSO4, तो कॉपर सल्फेट रख सकते हैं और उसे वाटर से फिल कर देते हैं। तो वाटर से फिल करने के बाद कुछ समय बाद वो पानी धीरे धीरे क्या होते हैं, वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट करता है और कलर होने मोशन होने की वजह से उस पानी का कलर जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा, वो कलर जो कलरलेस था पार्टिकल्स का, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे बहुत ये क्या होता है, कलर फैल जाता है। तो ये प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूज़न। क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न का मतलब होता है, डिफ्यूज़न वैसे भी क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। एक एग्जांपल और आप अगर कह रहे हैं, बाई चांस आप मान लीजिए आपके पास इंक है, आप पानी में एक ड्रॉप इंक डाल दीजिए तो तुरंत ही उसका कलर चेंज नहीं होगा। चाहे आपके पास रेड कलर की इंक है, ब्लू कलर की, वो चेंज नहीं होगी। बट अगर आप थोड़ा सा टाइम दें उसको आप अनसेटल्ड होने दें, यानी सेटल्ड होने दें, अगर आप उसे छेड़े नहीं और कहीं रख दें तो धीरे धीरे वो क्या होगी, धीरे धीरे इंक का उस पानी का कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड या ब्लू हो जाता है। दिस प्रोसेस इज डिफ्यूज़न। क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का एक प्रैक्टिकल और जनरली आपको बताऊं तो एक और एग्जांपल हमारे पास है रूट्स का। क्या? रूट्स। पेड़ की जो जड़ें होती हैं, रूट्स जो होते हैं, वो दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट्स जो हैं वो पानी लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की वजह से वो पानी लेते हैं। अगर आपको डिफ्यूज़न की स्पीड बढ़ानी है तो आप क्या कर दीजिए, हीटिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हीटिंग कर दीजिए। हीटिंग करने से वो मिक्स जल्दी से हो जाते हैं। बट ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, हर जगह काम नहीं आता। अगला आता है ब्रोमियन मूवमेंट। क्या आता है? ब्रोमियन मूवमेंट। ब्रोमियन मूवमेंट क्या है? ब्रोमियन मूवमेंट के पीछे अगर बात करें तो ब्रोमियन मूवमेंट भी एक मूवमेंट होता है जिसमें पार्टिकल्स फ्लो करते हैं और इट इज़ गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन ने ये दिया था, ब्राउन ने। तो इसमें क्या कहा गया था तब, तो इसको लेने के लिए पोलन ग्रेन्स, आपने नाम सुना होगा। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनको पानी की सरफेस पे मूव किया जाता है और वो धीरे धीरे पानी की वजह से हिट करता है। जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, आपके पोलन ग्रेन्स को हिट करते हैं। हिट करने से वो कहीं ना कहीं घूम जाते हैं, वो टेढ़े मेढ़े कभी किधर कभी उधर घूमते हैं वाटर सरफेस के ऊपर, जिसे हम जिग जैग मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिग जैग मोशन। तो ब्रोमियन मोशन को बचाने का तरीका सिर्फ, तो ब्रोमियन मोशन को हम जिग जैग मोशन के नाम से भी जाते हैं और इसके लिए एक एविडेंस है कि हम पोलन ग्रेन्स को वाटर के ऊपर फ्री मूव करने दें। और फ्री मूव इसका मतलब वो फास्टली मूव करते हैं। व्हेन द वाटर पार्टिकल्स हिट द पोलन ग्रेन्स दे मूव इन एनीवेयर, दैट इज जिग जैग मोशन। अगला अब आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका क्या, मैग्नेट वाला। अगर आप मान लीजिए आयरन के ऑब्जेक्ट्स को लें और आयरन के ऑब्जेक्ट जैसे ही मैग्नेट के पास आएंगे, क्योंकि मैग्नेट भी पार्टिकल से बनी हुई है और आपके आयरन भी किससे बना, वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो जैसे ही मैग्नेट वहाँ पर आएगा, वो पार्टिकल्स जो थे वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स, अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, विच इंडिकेट दैट पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। रिजिड। रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। फ्लूइड मीन्स ए मटेरियल विच कैन फ्लो ईजिली। फ्लूइड वही है जो आपने आपसे धीरे से क्या करे, फ्लो कर जाए, बड़ी आसानी से फ्लो बह जाए, उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। और एंड रिक्वायर ए वेसल और कंटेनर पेपर। इसको हमेशा रखने के लिए क्या चाहिए, एक वेसल या क्या चाहिए हमें, कंटेनर चाहिए होता है। अगला आता है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड इज डिफाइंड एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंसिटी याद रखें, बहुत काम आएगी आपके लिए, एज अ मास ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम एंड इज ऑब्टेन्ड by dividing the mass of a particular solid by the volume occupied by that mass of the solid। सिंपली अगर कहूँ तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ द सब्सटेंस या मैटर जो आप ले रहे हो उसकी वॉल्यूम क्या है, उसे मास को डिवाइड कर दीजिए उसकी वॉल्यूम से, तो इट विल गिव व्हाट, इट विल गिव अस डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस एंड यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर लीटर और केजी per decimeter cube। On the basis of physical states, all the matter can be classified into three groups:
सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। अगर फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो ये तीन तरह से डिवाइड हो जाता है, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में एंड गैसेस में। तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 3 स्टेट में आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। उनकी फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड क्या होती है। सेकेंड आती है इसके प्रॉपर्टीज में, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। थर्ड आती है सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, दैट मीन्स दे आर हैवी। फोर्थ आती है सॉलिड्स डू नॉट फिल दियर कंटेनर कम्प्लीटली। और फिफ्थ आती है सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की जो आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं। फिर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप, कि इनकी कोई वॉल्यूम फिक्स्ड होती है पर शेप नहीं होती। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड, लिक्विड वही शेप ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, जैसे सॉलिड्स कंप्रेस नहीं होते, ये भी लिटिल बिट कंप्रेस्ड नहीं होते। लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज, इनके पास क्या होती है, डेंसिटी मॉडरेट होती है, दैट मीन्स दे हैव लेस डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड्स डू नॉट फिल दियर कंटेनर कम्प्लीटली, जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उन्हें बिल्कुल पूरा का पूरा नहीं फिल करते। फिर आती है लिक्विड जनरली फ्लो ईजिली, लिक्विड्स क्या होते हैं, जल्दी से बह जाते हैं। नाउ अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम, इनकी कोई शेप नहीं होती। तो इन्हों शेप और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए दे शुड बी केप्ट इन वेसल, इन्हें कहाँ रखना होता है, वेसल्स में रखा जाता है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, उन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस हैव ए वेरी लो डेंसिटी, उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत, इसलिए दे आर वेरी वेरी लाइट, बहुत क्या होते हैं, हल्के होते हैं। गैसेस फिल दियर कंटेनर कम्प्लीटली, गैसेस क्या करती हैं, कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती हैं। और फिर आता है गैसेस फ्लो ईजिली, गैसेस क्या करती हैं, आसानी से फ्लो बह जाती हैं। तो वाई सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अब इनके बीच में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं, तो इसके बीच 3 रीज़न आते हैं आपके पास में। पहला आता है इनके बीच में पार्टिकल, इंटर पार्टिकल स्पेसिस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों की बात की वजह से इन तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। पहला आता है स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल, दैट मीन्स पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होना। पार्टिकल्स की स्पेस की बात करूं तो सॉलिड स्टेट में बहुत कम होता है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्या होते हैं, बहुत कम डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, बहुत पास में होते हैं। लिक्विड स्टेट की बात करूं तो कंपैरेटिवली लार्ज, सॉलिड से थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है, इसलिए वो हल्के से क्या हो जाते हैं, लूज, टाइटनेस कम हो जाती है, पार्टिकल्स लूजली पैक्ड। और अगर बात करूँ थर्ड की तो गैसियस स्टेट में इट इज़ वेरी लार्ज, के पार्टिकल्स का गैप बहुत ज़्यादा होता है, एक पार्टिकल से पार्टिकल दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, तो पार्टिकल्स में कोई भी लूजनेस बहुत ज़्यादा होती है। अगली प्रॉपर्टी थी इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स लगती है जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो क्योंकि पार्टिकल्स पास पास में होंगे तो एक दूसरे में क्या होगा, खिंचाव बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए सॉलिड स्टेट में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड स्टेट में थोड़ी सी वीक हो जाती है, और गैसियस स्टेट में क्योंकि दूर दूर होते हैं इसलिए कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, यानी बहुत कम हल्की फोर्स एग्जिस्ट करती है। एनर्जी की बात, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द वर्ड एनर्जी पोसेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन, गति की वजह से, मोशन की वजह से जो भी एनर्जी आती है किसी भी चीज़ में उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इसी प्रकार जब स्पेस ज़्यादा होगा तो मूवमेंट ज़्यादा होगी, जब मूवमेंट ज़्यादा होगी तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है कि जहाँ स्पेस है वहीं क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो सिमिलरली अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में देखो स्पेस नहीं था, तो स्पेस नहीं था तो वो, और नहीं वो फ्री भी थे, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लो। और लिक्विड स्टेट में क्या होती है बेटा, कंपैरेटिवली हाई, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनके बीच स्पेसिस आ जाता है, और भाई बहुत ज़्यादा होती है किसमें, गैस पार्टिकल, क्योंकि रीज़न सिर्फ क्या है कि द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए गैस स्टेट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है।
अब आगे चलते हैं डिफ्यूज़न की तरफ। तो डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न वही मिक्सिंग होना। सॉलिड स्टेट में स्पेस नहीं हो तो मिक्स नहीं होंगी, जब गैप नहीं हो तो मिक्स नहीं होंगे, तो नेग्लिजिबल है। लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा होता है, इसलिए स्लो प्रोसेस चलता है, और गैसेस में क्या जल्दी से क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। अब सॉलिड्स की बात करें तो भी बात वही है। अब आपके पास दिमाग में आ रहा होगा कि भाई रबर की तो शेप चेंज हो जाती है स्ट्रेचिंग, आ रहा होगा दिमाग में, तो रबर की शेप चेंज हो जाती है, क्यों? फिर भी इसे सॉलिड कहा जाता है। भाई हम उसकी शेप कर रहे हैं चेंज कब? जब वो क्या, हम उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स डाल रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि जैसे जैसे उस पर ज़्यादा दबाव डालते हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है इस वजह से। बट अगर उसे ज़्यादा फोर्स डाल के तो स्ट्रेच करते हैं, खींच देते हैं, तो वो टूट जाती है, जैसे और सॉलिड्स टूट जाते हैं। आप दबाव डालिए ज़्यादा सॉलिड्स तो वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। अब यही बात आती है, व्हेन सॉल्ट एंड शुगर पुट इन जार्स ऑफ डिफरेंट शेप, दैट टेक द शेप ऑफ जार्स, इंडिकेट दे डू नॉट हैव फिक्स शेप। शुगर और सॉल्ट उसी के शेप ले लेते हैं जैसे वो होते हैं, बट फिर भी इन्हें क्या कहा जाता है? सॉलिड कहा जाता है। सॉलिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई वो किसके बने होते हैं? पार्टिकल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पार्टिकल्स के। तो हर शेप की क्रिस्टल क्या होती है भाई? शुगर का क्रिस्टल, छोटे से छोटा दाना नमक का, चाहे आपकी चीनी का दाना क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है? सेम होती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? सॉलिड कहा जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल स्पंज। स्पंज भी क्या होता है? एक सॉलिड होता है, क्योंकि वो कंप्रेस हो जाता है, और हमने पढ़ा कि सॉलिड्स क्या होते हैं? कंप्रेस नहीं हो सकते। तो जिसकी वजह एक्सप्लेन इस सब बात करें तो स्पंज इज कंसीडर्ड टू बी सॉलिड because its compressibility is due to the presence of minute pores in which are filled with air. When we press the sponge, air is expelled from its hole, making it highly compressible. तो भाई स्पंज में कंप्रेसिबिलिटी यानी दबाव किसकी वजह था? सिर्फ उसके अंदर जो छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उनकी वजह से वो कंप्रेसिबल हो जाता है, अन्यथा वो नहीं होता। अगर उसके अंदर हवा हट जाती है, जैसे आप दबाते तो हवा बाहर आ जाती है, तो मेक इट हाईली कंप्रेसिबल। अब आता है लिक्विड्स की। लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में भी अगर बात करें तो भाई हमारे पास क्या है? उनकी शेप चेंज हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि वो फिक्स शेप नहीं होती, बट दे हैव फिक्स। हम कैसे पता लगाएंगे कि वो फिक्स वॉल्यूम है? मान लीजिए मैं 100 ml पानी लेता हूँ और उसे ग्लास में, बोतल में और दूसरी चीज़ों में डालता हूँ, तो मैं यही देखता हूँ कि बार बार कि वो जितना मैंने पानी लिया था वो उतना ही पानी उसमें हर किसी में रहता है, वो पूरे कंटेनर की शेप नहीं लेता। तो इसका मतलब यही था कि दे हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, उनकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती, चाहे कंटेनर चेंज होता रहे। ओके, let's start the next topic. Common unit and SI unit of temperature. What is temperature? Temperature is the degree of hotness and coldness. कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है, उसको मापने वाली जो यूनिट होती है उसे कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। अब इनको नापने के लिए आपने थर्मामीटर्स पढ़े, आप जानते हैं डॉक्टर्स भी क्या करते हैं? थर्मामीटर्स का यूज़ करते हैं। तो थर्मामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टर इट इज़ ऑफ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वो फ़ारेनहाइट का होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब हम लेबोरेटरी की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं केल्विन, टेम्परेचर्स की बात। तो इन सब में आपस में रिलेशन होता है। ये 3 स्केल्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। जो डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। इसी तरीके से जो हमें पढ़ना है, सिर्फ इसी रिलेशन में पढ़ना है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर 273 केल्विन क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल आप पता लगा सकते हैं इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस में 273। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास को कन्वर्ट करना है 25 डिग्री सेल्सियस को, विच इज़ कॉल्ड रूम टेम्परेचर, इसे हम क्या कहते हैं? रूम टेम्परेचर। तो भाई केल्विन में कितना होगा? तो केल्विन में निकालने के लिए आप क्या कीजिए, तो केल्विन स्केल के इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल दैट इज़ 25 डिग्री प्लस में 273, इट कम्स आउट टू बी 298 केल्विन। ऑन डिग्री सेल्सियस इट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस and on Kelvin scale it is 298 Kelvin.
relationship between degree Celsius and Fahrenheit is equal to 9/5 into degree Celsius plus 30. In this way we can change degree Celsius to degree Fahrenheit, and by this method we can change Celsius to Kelvin. We can change Kelvin to Celsius to Kelvin. Let's do another example in which we take -40 degree Celsius and know about the Kelvin scale. It comes to be positive. It comes to a positive value on the Kelvin scale. It was very high temperature on Kelvin scale. Sometimes in exams we have given with the Kelvin scale. Let's suppose it gives 298 Kelvin and asked to convert into degree Celsius. For the procedure is same. Just write down where this Kelvin. First is 298 Kelvin is equal to degree Celsius plus 273 is equal to degree Celsius. 298 minus 273, it comes out to be 25 degrees Celsius. Both ways questions can be asked. To know or convert degree Celsius to Kelvin, add 273. To convert Kelvin to degree Celsius, subtract minus 273 from the Kelvin scale. Next is change of state of matter. We can change the state of a matter. That means we can change solid to liquid or liquid to gas. It can be done by two ways, by changing the temperature and by changing the pressure. Both are the factors which decide the physical state of a substance, help in deciding the state of the matter. First is effect of temperature. A part solid to liquid change, that is called melting. जब हम सॉलिड से लिक्विड को चेंज करेंगे उस समय प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग और फ्यूज़न. क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज़ हो जाती है, यानी क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है तो जो उनके बीच में फोर्सेस होती हैं, सॉलिड की जो फोर्सेस होती हैं टेम्परेचर की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ने से वो फोर्सेस को ओवरकम कर देते हैं, यानी उसके ऊपर से आग को कम कर देते हैं और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर लेते हैं. और एक पोजीशन ऐसी आती है, कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर वो लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं एंड फाइनली इट गेट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड. तो द टेम्परेचर एट विच इज सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. किसी वो कौन सा टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस चेंज हो गया कम्प्लीटली किसमें, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ प्रेशर exerted by the atmosphere. Atmospheric pressure is the pressure exerted by atmosphere on the object. तो इस प्रेशर पर जो भी टेम्परेचर आया है जहाँ पर आपका सॉलिड चेंज हो गया किसमें, लिक्विड में, तो इस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर आकर आपका जो आइस है वो सॉलिड स्टेट से चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में. सेकंड आता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज़ 63 डिग्री सेल्सियस. इसकी कुछ सिग्निफिकेशन हैं, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताने काम आता है, कितनी कोई चीज़ कितना स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में लगी हुई हैं. दूसरा ये प्योरिटी भी चेक करती है. अगर मान लीजिए अगर कोई चीज़ प्योर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें वैक्स की, तो वैक्स का होता है 63 डिग्री सेल्सियस.
अगर इसी को मैं कुछ चीज़ मिला दी जाए तो शायद मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा या डिक्रीज़ करता है। तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या है, प्योर है या नहीं है। अगला आता है लिक्विड टू गैस चेंज, जिसे कहते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कि वो टेम्परेचर जहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई लिक्विड है, एक कंटेनर में लिया गया है, एक वेसल में, और आपका वो लिक्विड के जो वेपर्स हैं ऑन हीटिंग, जब वो पार्टिकल्स जो थे लिक्विड की वो वेपर्स की फॉर्म में आएंगे, उस समय जो वेपर्स जो सरफेस है लिक्विड का, जो भी वो प्रेशर लगाते हैं वेपर्स बनने के बाद उस सरफेस पर, उसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। और ये दोनों जब ये वेपर प्रेशर और आपका बाहर का दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, उस टाइम को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा है कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू ए गैस, जहाँ पर आपका लिक्विड बॉयल होता है और तुरंत ही किसमें चेंज हो जाता है, गैसेस में। गैसेस का मतलब यहाँ पर वेपर्स भी हो सकते हैं। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। अगेन इसका भी सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और प्योरिटी के बारे में बताता है। Gas to liquid change, that is called condensation. The process of changing a gas to a liquid by cooling is called condensation. यहाँ पर गैस को लिक्विड के फॉर्म में वापस लाया जाता है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, डेट मीन्स कूलिंग से हम उसे वापस लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं गैस फॉर्म से। नेक्स्ट कन्वर्जन इज लिक्विड टू सॉलिड चेंज, डेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यहाँ पर लिक्विड को दोबारा से सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं बाय कूलिंग। कूलिंग करने से हम उसे वापस फॉर्म में ला सकते हैं। तो एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है मैंने, जो आपको क्लियर बताएगा ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है और गैसेस स्टेट। आप मेल्ट कर दीजिए सॉलिड को तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे बॉयल कर दीजिए तो वो गैसेस स्टेट में आ जाएगा। फिर दोबारा से उसे कूल कर दीजिए, कंडेंसेशन, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। उसे फ्री कूल कर दीजिए अगेन, वो क्या आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका इंक्रीज टेम्परेचर, this is also increased temperature, and this process is what, decrease in temperature, decrease in temperature। फॉर एग्जाम्पल अगर बात लें तो सॉलिड स्टेट में आइस मान लीजिए, लिक्विड स्टेट में वाटर हो गया, और गैसियस स्टेट में हो गया वाटर वेपर्स। तो इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक टेम्परेचर ऐसा भी होता है जहाँ पर ये तीनों ही स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। उसे क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, ये एडिशनल आपके लिए ट्रिपल पॉइंट। टेम्परेचर एट विच 3 states of water, 3 states of water exists, जहाँ पर तीनों ही स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और ट्रिपल पॉइंट होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस एट 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर। इस प्रेशर पर और 0.01 डिग्री सेल्सियस पर ये ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर तीनों स्टेट्स पाई जाती हैं वाटर। चलिए बात करते हैं वाई टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग, जब मेल्टिंग होती है, बॉइलिंग होती है, तो टेम्परेचर पर कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। Temperature remains constant during melting and boiling of matter as heat energy is used up in overcoming the force of attraction between its particles, hence a change in state occurs. Temperature
फटता नहीं है, वो कांस्टेंट ही रहता है जब मेल्टिंग और बॉइलिंग होती है किसी भी सब्सटेंस की या मैटर की, क्योंकि जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हम हीट एनर्जी देते हैं, वो जो उनके मैटर के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी होती है उसको तोड़ने के काम आती है, जिसकी वजह से सिर्फ स्टेट चेंज होती है, ना कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है। द हीट एनर्जी यूज विच हैज़ टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। तो हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, देते हैं किसी सब्सटेंस ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सके, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस या गैस से वेपर्स की फॉर्म में आ जाए, गैस फॉर्म में। तो इसको कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई एक ऊर्जा जो उसमें प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो आगे प्रोसीड होता था कि स्टेट चेंज होती है, ना कि टेम्परेचर की। तो लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट जो होती है, छुपी हुई एनर्जी जो होती है, वो उसका टेम्परेचर बढ़ाती नहीं है। लेटेंट हीट इज़ अबाउट टू टाइप्स। लेटेंट हीट दो तरह की है। एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, वही मेल्टिंग वाली, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स व्हाट? बॉयलिंग। हम मेल्टिंग की बात करेंगे और वेपराइजेशन हम बात करेंगे बॉयलिंग की। तो लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूज़न, विच वन इज़ मोर कूलर बिटवीन आइस क्यूब्स एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? कौन सबसे ज़्यादा ठंडक प्रोड्यूस करेगा, आइस क्यूब्स या वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर होगा इसका आइस क्यूब्स। तो आइस क्यूब इज़ मोर कूलर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस क्यूब जो है वो ज़्यादा ठंडक प्रोड्यूस करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, बिकॉज some extra heat is required to melt the ice and this latent heat of fusion। तो ये क्या है, जब हम जो हीट प्रोड्यूस की गई थी ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए, मेल्ट हो जाएगी आइस, तो वो लेटेंट हीट छुपी रहेगी। द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू एन लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट चेंजिंग its temperature that is at its melting point is called latent heat of fusion। एक किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर या उसके हम मेल्टिंग पॉइंट पर कोई भी चेंज ना आए, ऐसी हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो हम एग्जांपल दिया हुआ है 1 kg ऑफ आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप मेल्ट करोगे तो उसके अंदर 3.35 × 10⁵ जूल्स हीट होती है, जो 1 kg वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इतनी हीट वो सप्लाई अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो सॉलिड से क्या बन जाए, लिक्विड स्टेट में आ जाए। दैट मीन आइस से वो वाटर की फॉर्म में आ जाए। तो उसके अंदर 3.35 × 10⁵ जूल ये क्या होती है, फ्यूज़न यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पाई जाती है। दूसरा आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Similarly, the steam at 100 degrees Celsius have more heat as compared to boiling water. This extra heat is in the form of latent heat। वही दोबारा से कहता है कि स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है उसका वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, यानी कि हाथ ज़्यादा जलने के चांसेस होते हैं भाप से, ना कि पानी से, क्योंकि इसके अंदर भी छुपी होती है एक्स्ट्रा हीट जो होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, लेटेंट हीट की फॉर्म में। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही प्रेशर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर दैट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब हम बात बॉइलिंग की करेंगे तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट यूज़ करेंगे, एंड दैट हीट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो स्टिल द बॉइलिंग पॉइंट इज अटेन्ड, जब तक कि बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता, द गिवन हीट इज़ यूटिलाइज टू इंक्रीज। तो वो इंक्रीज द टेम्परेचर, ताकि सिर्फ इंक्रीज़ करेगी ये जो आप हीट दे रहे हो, जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा, जब तक वो हीट सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी। व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट इज अटेन, जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, द सप्लाइड हीट इज़ यूज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो जो उसके बीच में एब्जॉर्ब लेटेंट हीट थी उसका काम सिर्फ क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करेंगे और वो लिक्विड चेंज हो जाएगा वेपर्स में। इसी जैसे कि 1 kg वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप बॉयल करते हो तो वो अपने अंदर स्टीम बनने के तक वो अपने अंदर 22.6 × 10⁵ जूल्स
हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद धीरे धीरे यही हीट जो एब्जॉर्ब करता है वो चेंज करती है उससे बॉइलिंग वाटर को किसमें, स्टीम या वेपर्स में कन्वर्ट करती है। तो छिपी हुई एनर्जीज को कहते हैं लेटेंट हीट, और इट इज़ अ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू सॉलिड, liquid into gas at its melting or boiling point is called latent heat. Latent heat is for fusion is depend on melting point, and latent of vaporization is depend on boiling point. होते हैं sublimation. Sublimation क्या होता है? The process in which a solid directly converts into gaseous state on heating or vice versa on cooling without changing into liquid state. बहुत से क्या होता है कि कभी कभी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में और वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट और वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। द सॉलिड्स विच कैन सो द सब्लिमेशन आर कॉल्ड सबलाइम। जो सब्लिमेशन को सो करते हैं उन्हें कहते हैं सबलाइम। क्या कहते हैं? सबलाइम। जो भी सॉलिड्स सो करते हैं यानी कि डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं सबलाइम। क्या कहते हैं? सबलाइम। द सॉलिड ऑब्टेन ड्यू टू सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लिमेट। और जो भी सॉलिड हमें मिलता है आफ्टर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होने के बाद मान लीजिए गैसेस से हम वापस सॉलिड लेके आ रहे हैं तो उसको कहते हैं सब्लिमेट। क्या कहते हैं? सब्लिमेट। एग्जाम्पल है कैम्फर है, आयोडीन क्रिस्टल्स हैं, मिंट क्रिस्टल्स हैं, ड्राई आइस है, एमोनियम क्लोराइड है, नेपेथिलीन बॉल्स हैं। आपने देखा हो कैम्फर का पूल, जैसे ही आप उसे हीट करते हो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाता है? वेपर्स में। थोड़ी देर बाद वो डिसअपेयर हो जाता है। नेपथिलीन बॉल्स भी ऐसे ही हैं। आपके क्वेश्चन आएगा वाई नेपथिलीन बॉल्स डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम। रीज़न सिर्फ ये है, दे विल सबलाइम। ये क्या हो जाते हैं? सबलाइम। दिस सोर्स सब्लिमेशन। वो सब्लिमेशन से क्या हो जाता है? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्राई आइस इज एन एग्जाम्पल। सॉलिड CO2, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अंडर हाई प्रेशर उसे क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है और वो CO2 के वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड CO2 के अंदर। तो जिस प्रकार टेम्परेचर ने बहुत सारा इफेक्ट किया उसी प्रकार से इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी आता है। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। तो जो भी गैसेस होती हैं जो आपने देखे होंगे सिलेंडर्स ऑक्सीजन के हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं, वो कैसे आते हैं? LPG कैसे आती है? CNG कैसे आती है? इन गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। लिक्विफाई करने का तरीका होता है कि आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर दीजिए और टेम्परेचर को थोड़ा सा लो कर दीजिए, तो गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाती है। जैसे ही आप उसे प्रेशराइज करोगे तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम हो जाएगी तो पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे। पार्टिकल्स पास में आएंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे फॉर्म ए लिक्विड पोर्शन। एंड ऑन द सेम वे ऑन द अदर हैंड you have to cool the vessel or the container so that they will remains attract with each other with great force, and this process is called liquefaction. सॉलिड CO2 स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, कि वो दूसरा तरीका जहाँ पर हम प्रेशर को बहुत हाई कर दें और टेम्परेचर को क्या कर दें? लो कर दें, तो वहाँ पर यही प्रोसेस होता है। सॉलिड CO2 स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इट इज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस एंड यूज डीप फ्रीज फूड एंड टू कीप आइसक्रीम्स। आपने देखा हुआ आइसक्रीम्स वाले जो कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर धुआं ऐसा निकलता रहता है, वो क्या है? सॉलिड CO2 क्या होती है? सॉलिड CO2 होती है। नेक्स्ट इज इवोपरेशन। इवोपरेशन इज ए प्रोसेस in which a liquid gets converted into gaseous state on its own below its boiling point. क्या होता है इवोपरेशन? इवोपरेशन होता है कि एक लिक्विड अपने आप कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में बिना बॉइलिंग पॉइंट के आने तक। ये एक सरफेस फिनोमेना होता है। जैसे आपने देखा होगा समुद्र से भी पानी इवोपरेट होता रहता है। बारिश होती है, बारिश होने के बाद ज़मीन पर पानी भर जाता है। ज़मीन पर पानी भरने के बाद धीरे धीरे वो वहाँ से इवोपरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवोपरेशन। क्या कहते हैं? इवोपरेशन। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इन द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले वो चेंज हो जाते हैं, वेपर्स की फॉर्म में आ जाता है। इवोपरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, देयरफॉर इज कॉजेज कूलिंग। इवोपरेशन के एंडोथर्मिक चीज़ वो प्रोसेस वो होती हैं जिसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे ही पानी गर्म होता है तो वो हीट में वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर्स में हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से कूलिंग होती है। क्या होती है? कूलिंग, ठंडक होनी स्टार्ट हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। मैं पहले कैसे ये एक सरफेस पर ही होता है। अब हाउ इवोपरेशन टेक्स प्लेस, होता कैसे है?
We know that the liquids are called fluids and their molecules remain in continuous motion along the some force of attraction. हम जानते हैं कि ये liquids को fluid भी कहा जाता है, उनके molecules हमेशा किस में होते हैं, motion में रहते हैं और उनके बीच में कोई ना कोई force लगी रहती है. These particles collide with one another and exchange their energy. ये आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से अपनी energy को exchange यानी एक दूसरे में बदल लेते हैं, एक दूसरे की energy को बदल लेते हैं. मतलब particles which are on the surface feel unbalanced force and have kinetic energy. पर जो सरफेस पे होते हैं उनके पास इन मॉलिक्यूल्स जो वाटर के ब्लॉक के अंदर थे वो सारे वेसल के अंदर, ये आप कह सकते हैं कि जो वाटर था मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में, वो लिक्विड था वो आपस में टकराता है, टकराने की वजह से वो उनकी स्पीड चेंज हो जाती है और यही मॉलिक्यूल जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे क्या स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से सरफेस वालों को एक तरह से क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है. दीज मॉलिक्यूल्स इजीली ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स टू रिक्वायर मोर फ्रीडम. जैसे उन्हें इतनी फोर्स मिलती है तो वहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में था उसको ओवरकम कर जाते हैं एंड बिकम द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. जैसे ही वो वहां से निकलते हैं तो वो एक एटमॉस्फेयर के साथ बन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो वो वेपर्स बन जाते हैं. देयरफॉर इवोपरेशन इज सरफेस फिनोमेना. ओके बेटा, नेक्स्ट आता है इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग. कूलिंग कैसे होती है? ड्यूरिंग इवोपरेशन एनर्जी रिक्वायर्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच इज टेकन फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर एज लेटेड ऑफ वेपोराइजेशन. क्योंकि जब इवोपरेशन होता है तो एनर्जी चाहिए होती है वाटर मॉलिक्यूल्स को टू कन्वर्ट इन वाटर वेपर्स. जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उस एनर्जी को हम कहते हैं हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ये छुपी हुई एनर्जी हीट सप्लाई होती है. सो द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग वाटर गेट्स लोअर. जब टेम्परेचर होता है वो सारा टेम्परेचर क्या होता है उसका नीचे आ जाता है. देयर कूलिंग इज कॉज्ड ड्यूरिंग इवोपरेशन. इसलिए इवोपरेशन के टाइम पर क्या होती है, कूलिंग होती है. इट इज कॉमन एक्सपीरियंस इफ वी हैव द हॉट वाटर इन ओपन पॉट इट्स गेट कूल. अगर हम गर्म पानी रखते हैं खुले हुए मटके में तो वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है. सो इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत डीपली पढ़ें इस चीज को समझें. हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे ड्यूरिंग समर व्हेन वी स्प्रिंकल द वाटर ऑन द रूफ सरफेस लाइक ओपन रूफ, ग्राउंड एंड रोड and water gets evaporated by absorbing heat from the surface resulting in the cooling of these surfaces. जब गर्मियों में हम जमीन पर छिड़काव करते हैं तो गर्मी में जमीन गर्म हो जाती है. गर्म हो जाने की वजह से वो सरफेस उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. जब वाटर मॉलिक्यूल्स पर जाते हैं तो उसकी वजह से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर ठंडक प्रोड्यूस हो जाती है. उसके बाद दूसरा है ड्यूरिंग समर और हैवी एक्सरसाइज आवर बॉडी गेट्स हॉट ड्यू टू राइज इन बॉडी टेम्परेचर. गर्मी की वजह से हमारी और फिजिकल एक्सरसाइज करने की वजह से हमारा शरीर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है. सो टू कूल ऑफ, जब ठंडा होने के लिए आवर बॉडी रेस्पायर्स मोर, हमारी बॉडी से क्या निकलता है, पसीना ज़्यादा निकलता है. जब पसीना ज़्यादा निकलता है देन दिस स्वीट गेट्स इवोपरेटेड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द बॉडी. तो ये जो पसीना ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है बाय टेकिंग, जो हमारे अंदर गर्मी बनी हुई थी, हीट बन गई थी, उसके थ्रू ये पसीना बाहर निकल जाता है और पसीना बाहर निकलने के बाद हमें ठंडक महसूस होती है. ए डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर इन अ हॉट ड्राई डे. क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर इन अ हॉट ड्राई डे. बहुत शुष्क वाले दिन ये बहुत अच्छा ठंडा प्रोड्यूस करता है कूलर आपका. व्हेन द हॉट एयर पासिस थ्रू द वेट पैड्स ऑफ ए कूलर, जब वो पानी गिरता है उसे गीले हो जाते हैं जो उसके पैड्स होते हैं साइड में, जालियाँ कहते हैं आप लोगों ने. द हीट इज टेकन बाय द वेट पैड, सूखे हुए पैड उन्हें ले लेता है फॉर इवोपरेशन रिजल्टिंग इन कूल एयर. वो उससे ठंडक प्रोड्यूस कर देता है क्योंकि उसके अंदर हीटिंग प्रोड्यूस होती है और जल्दी से हीट प्रोड्यूस होती है तो उस पर पानी कैसे गिरता है वो इवोपरेट जल्दी हो जाता है. इवोपरेट होने की ठंडक सी हवा आपको देता है. परफ्यूम्स एंड टाल्क कॉज कूलिंग सेंसेशन इन आवर स्किन. जनरली परफ्यूम्स कंटेन एल्कोहल. परफ्यूम्स भी अगर डालते हो या टैलिक चीज़ें आप डालते हो तो वो भी हमारे क्या करती हैं, जैसे मिंट क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर, वो हमें ठंडक प्रोड्यूस करते हैं. व्हेन दीज सब्सटेंस गेट इवोपरेटेड, जब ये उड़ जाते हैं तो दे टेक हीट फ्रॉम आवर स्किन एंड फील कूल इवन इन हॉट सीजन. तो गर्म जगह अगर परफ्यूम्स होता है तो उड़ने के बाद वहाँ पर ठंडक प्रोड्यूस होती है. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है एनसीईआरटी का, पोरिंग एसीटोन और स्प्रिट इन आवर
palm and nails causing cooling. अपने हाथ पर एसीटोन स्प्रे डालने के बाद हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? The acetone is present in nail polish in the form of solvent, क्योंकि nail polish में भी पाई जाती है, या एसीटोन वैसे भी ले सकते हो आप. So when the nail polish is applied, जब आप nail polish लगाते हैं, acetone gas evaporated, तो उसमें से वो एसीटोन जो था वो क्या हो जाता है? evaporate हो जाता है, causing a cooling sensation in the nails. nails पर, नाखूनों पर क्या देता है? ठंडक प्रोड्यूस करता है. Similarly, palm becomes cold due to evaporation of spirit और एसीटोन. ऐसे ही हमारे जो हथेली होती है, अगर उस पर एसीटोन लेते हो तो वो भी वहाँ से उड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी हथेली भी क्या होता है? ठंडक महसूस होती है. Again, important question. The water becomes cold in earthen pots during summer season. जो आपके मटके होते हैं उसमें पानी ठंडा क्यों होता है गर्मियों में? We know that there is lot of tiny pores on the surface of earth. हम जानते हैं कि उसके ऊपर थोड़े छोटे, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं मटके के, क्योंकि मिट्टी का बना होता है तो मिट्टी में बहुत सारे क्या होते हैं? स्पेसिस पाए जाते हैं, बहुत छोटे स्पेसिस पाए जाते हैं. The water slowly gets evaporated, taking heat from the remaining water. पानी धीरे धीरे इवोपरेट होता है, बचे हुए पानी से वो हीट लेता है. देव द वाटर इन द अर्थ पोर्ट्स बिकम कूल, वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है. ड्यूरिंग समर वी वियर कॉटन क्लॉथ्स एज कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर. जब क्या होता है बेटा? जब हमारे पास समर होता है तो वी वियर कॉटन क्लॉथ्स, हम क्या पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? क्योंकि इनमें से कूलिंग का इफेक्ट करते हैं, क्योंकि हीट इवोपरेट जल्दी से हो जाती है. इवोपरेशन वाटर फ्रॉम बॉडी आफ्टर हैविंग बाथ. इवोपरेशन होता है जब नहा कर आते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें महसूस होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर लोअर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है. स्पंजिंग इन फीवर. द डॉक्टर एडवाइस अवर मदर टू स्पंज व्हेन यू सफर फ्रॉम फीवर. ये कहा जाता है कि आप उस पर कपड़ा लगा दीजिए ज़्यादा गर्म बुखार होता है. द स्पंजेस लोअर डाउन द योर बॉडी टेम्परेचर बिकॉज बॉडी हीट इज यूटिलाइज्ड इन इवोपरेशन ऑफ वाटर. क्योंकि गीला कपड़ा रखने से क्या होता है? जब आप उसे रखोगे तो आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, तो जब आप कपड़ा रखते हो गीला, तो वो जो गीले कपड़ा होता है वो वाटर जो मॉलिक्यूल्स इवोपरेट हो जाते हैं. किसकी वजह से? जो आपकी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इवोपरेट वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, और हमें क्या लगता है? ठंडक महसूस होती है. अगला आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवोपरेशन. तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होता है? इफेक्ट करता है. रेट ऑफ इवोपरेशन मतलब इवोपरेशन कितनी जल्दी से होगा या नहीं होगा. फर्स्ट आता है टेम्परेचर. राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाता है. अब इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ने से वही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो भाई वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे. विद हायर स्पीड द रेट ऑफ इवोपरेशन मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वेपर्स बन जाएंगे, और बन जाएंगे जलने की वजह से क्या होंगे? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. रेट ऑफ वेपराइजेशन मैक्सिमम एट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट पर मैक्सिमम इवोपरेशन होता है. सबसे ज़्यादा वेपराइजेशन कहाँ होता है बेटा? वेपराइजेशन कहाँ होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे. ठीक है. कैसे आप समझोगे कि टेम्परेचर बढ़ने से इवोपरेशन का रेट बढ़ जाता है? जैसे ड्यूरिंग समर सीजन द क्लॉथ्स गेट्स ड्राई फास्टर. गर्मियों में कपड़े क्या होते हैं? जल्दी से सूख जाते हैं, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा होती है देन कंपेयर टू शेडी areas. Second, during summer the rate of transpiration becomes high due to high rate of evaporation. Transpiration क्या होता है? Loss of water from the leaves. ये प्रोसेस भी क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है. So the protect this water loss, the leaves plants get shrink during the mid day. वो क्या हो जाते हैं? सूखना स्टार्ट कर देते हैं मिड डे के बीच में. थर्ड, द वाटर बॉडीज गेट ड्राई ड्यूरिंग समर. जो आपके तालाब होते हैं, लेक्स होती है, सब क्या होती है? सूख स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि सारा पानी क्या हो जाता है? एक्सेस वाटर इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड फैक्ट आता है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड. सरफेस एरिया की उसको एरिया कितना कवर करेगा. रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. यानी कि जैसे आपका एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ेगा. ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. घटेगा तो घटेगा. द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एरिया एक्सपोज टू एयर. जितना एरिया हवा के बीच में आएगा उतना ही क्या हुआ? वो इवोपरेशन हो जाता है. इसके एग्जाम्पल है hot milk or tea becomes cool readily in saucer as compared to glass in a cup because saucer provides more surface area than the glass or cup. वो ये कहता है प्याली में और एक कप में चाय, गर्म चाय का किस पे फर्क पड़ेगा? या दूध. तो भाई जानते हो जल्दी किस में ठंडी होती है? प्याली में. प्याली में क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है. क्योंकि प्याली जो यानी आपका प्याली है उसका सरफेस एरिया क्या है? सॉसर पेन जो है इट हैज़ मोर सरफेस एरिया देन द कप. So the hot milk or tea becomes cool. That's reason cooling. Okay. Second is wet clothes get dried faster if they are put in spreading mode
अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं अगर उन्हें हम स्प्रेड करके रखें, ज़्यादा फैला देते हैं तो जल्दी से सूख जाते हैं। थर्ड, आफ्टर क्लीनिंग द हाउस फ्लोर वी वाइप द रिमेनिंग वाटर विद हेल्प वाइपर, देन इट गेट्स ड्राइड क्विकली ड्यू टू इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ वाटर टू एरिया। जब हम पोछा लगाते समय घरों में देखा होगा मम्मी यहाँ वाइपर लगाती है। वाइपर लगाने से क्या होता है कि जो एरिया पानी का था उसको बढ़ा देते हैं। जब ज़्यादा एरिया आ जाएगा तो वो ज़्यादा एयर के बीच कॉन्टैक्ट आएगा, एयर के साथ होगा, और एयर क्या करेगी, उस वाटर को कन्वर्ट कर देगी किसमें, वेपर्स में। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाता है। थर्ड आता है ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। ह्यूमिडिटी का होता है नमी, नमी आ जाना। तो ड्यूरिंग this humid time the outlet pipes of ACs drain more water that indicate there is more moisture in that। क्या होता है, ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है। नमी का मतलब क्या होता है कि पानी की मात्रा बढ़ जाना, वाटर वेपर्स की मात्रा बढ़ जाना, किस में, एयर में, इसको ह्यूमिडिटी। तो क्या होता है कि जो हमारे एसीज होते हैं उनका जो बाहर का पाइप होता है उसके अंदर पानी की पर ज़्यादा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंडिकेट देयर इज मोर मॉइस्चर इन दैट। वो एक इंडिकेट करता है कि हमारे जो एयर है उसके अंदर उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, इस दौरान बढ़ गई। और ये ज़्यादातर होती है जुलाई और अगस्त में, ठीक है, जुलाई और अगस्त में। और इसी के साथ साथ जहाँ कोस्टल एरियाज होते हैं, जहाँ पानी वाले एरिया होते हैं, तटीय इलाके होते हैं, यानी कि तट्स जो होते हैं, बैंक ऑफ द रिवर्स, और जहाँ समुद्र होता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, हमेशा कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, क्योंकि कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्वर मॉइस्चर। माना जाता है कि वो क्या होता है, मॉइस्चर का बहुत अच्छा एब्जॉर्वर होता है। तो ड्यूरिंग ह्यूमिडिटी रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम स्लो। तो जब ह्यूमिड सीजन होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम स्लो, ये घट जाता है, गेट सैचुरेटेड विद मॉइस्चर। तो ह्यूमिडिटी के साथ क्या होता है, वो घट जाता है। आप लास्ट के पॉइंट, स्पीड ऑफ द विंड, नेचर ऑफ द लिक्विड और डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवोपरेशन आप एक बार पढ़ के देखें, बड़ा आसान है। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आपको क्वेरीज हैं तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 9468005706। थैंक यू।